इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लेन शीट बनाते हैं। ये एक प्लेन शीट है। अब इस प्लेन शीट को एक समान आवेशित कर देते हैं। इस प्लेन शीट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल कितना लिख दें, Q/A। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को कहते हैं पृष्ठ घनत्व। या फिर और सरल शब्दों में बोलें तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना आवेश का पृष्ठ घनत्व है, तो उसको बोलेंगे 1 सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, तो बोलेंगे 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, तो उसको बोलेंगे 3 सिग्मा। और आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है Q/A। आवेश और बटे होता है क्षेत्रफल। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो ठीक है, इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा, आगे डेरिवेशन में उपयोग में आएगा। आगे देखिए, चादर से r दूरी पर यहाँ कहीं पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बात ये आती है कि इस प्लेन शीट या आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किस प्रकार की जाए। तो हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करके इस प्लेन शीट या आवेशित चादर के कारण r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। परंतु आपको याद होगा, गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो वहाँ से जाके आप गॉस की प्रमेय देख सकते हैं। और इसके साथ में आपको विद्युत फ्लक्स का एक वीडियो और देखना है। ये 2 वीडियो आपको देख लेना है। फिलहाल में देखिए आप, हमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करके इस आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब जो गॉस की प्रमेय होती है वो बंद पृष्ठ पर लागू होती है, और यहाँ पर ये जो प्लेन शीट है ये 2D है, बंद तो है नहीं, है ना। एक लेयर वाली प्लेन शीट है, यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, सिंगल लेयर वाली प्लेन शीट है और इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। ठीक है, तो चादर के आर पार एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं ताकि हम गॉस की प्रमेय अप्लाई कर पाएँ। अब देखिए, अब ज़्यादा अच्छा चित्र लग रहा होगा। तो यहाँ चादर से ये r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और इस साइड भी चादर से उतनी ही दूरी पर यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस प्रकार से इस बेलन की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देते हैं E वेक्टर, और इस साइड भी लिख देते हैं E वेक्टर। अब देखिए, किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होती है, और उस पर जो एरिया वेक्टर खींचा जाता है वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर खींचा जाता है। तो इस बेलन के हमें 3 भाग दिख रहे हैं। 2 दिख रहे हैं वृत्ताकार, पहला वृत्ताकार भाग, दूसरा वृत्ताकार भाग, और तीसरा दिख रहा है वक्राकार भाग। तो यहाँ पर इस वृत्ताकार भाग पर यदि हम एरिया वेक्टर खींचें तो वो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उसी दिशा में उस पर हमें एरिया वेक्टर मिलेगा, और उस एरिया वेक्टर को हम नाम दे देते हैं DA वेक्टर। ठीक है, और इसी प्रकार से इस वृत्ताकार पृष्ठ पर यदि हम एरिया वेक्टर खींचेंगे तो वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर खींचा जाएगा, और इसको भी हम नाम दे देते हैं क्या, DA वेक्टर। और यहाँ पर देखिए, इस वक्राकार पृष्ठ पर यदि हम एरिया वेक्टर खींचेंगे तो वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, तो वो इस प्रकार से खींचा जाएगा। तो इस एरिया वेक्टर को भी हम नाम दे देते हैं क्या, DA वेक्टर। ये जो बेलन है इसका जो एरिया है उस एरिया को हम बोल रहे हैं A। ठीक है, ये वृत्ताकार जो भाग दिख रहा है इसका जो एरिया है वो A है, तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, DA वेक्टर हो जाएगा। अब यदि इस बेलनाकार पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ से
गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए फाई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। समझ गए कैसे? तीन, फाई 1, फाई 2 और फाई 3। दो है वृत्ताकार भाग और एक है वक्राकार भाग। तो टोटल कितना हो जाएगा? पहले पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। या फिर एक काम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पहला, ये हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। तीन भाग हैं इस गॉसीय पृष्ठ के। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए हम विद्युत फ्लक्स को और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पृष्ठ लिया है, ये लिया एक पृष्ठ, और इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में हमें मिला और इस एरिया वेक्टर को नाम दिया जैसे ए वेक्टर। अब इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं विद्युत बल रेखाएं और उन विद्युत बल रेखाओं को नाम दिया ई वेक्टर। तो परिभाषा होती है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं और फाई ई इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर और डॉट होता है ए वेक्टर। ठीक है, या फिर इसको आगे लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा कहलाता है पृष्ठ पर खींचे गए एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में बनने वाला कोण। ठीक है, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच के कोण को यहाँ पे हम बोलते हैं कॉस थीटा। अब देखिए इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो इसको लिखते हैं फाई इक्वल, सबसे पहले फाई 1, तो फाई 1 ये है इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर क्या है? डी ए वेक्टर, तो डॉट आ जाएगा यहाँ पे डी ए वेक्टर प्लस फाई 2 ये है, तो यहाँ पर ये सरफेस इंटीग्रेशन और फिर हो जाएगा ई वेक्टर और डॉट हो जाएगा डी ए वेक्टर प्लस फाई 3, तो ये फाई 3 है, वक्राकार पृष्ठ है तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन और ई वेक्टर डॉट हो जाएगा डी ए वेक्टर। या फिर आगे लिख सकते हैं इसको फाई ई इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन ई और डी ए कॉस थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, पहले पृष्ठ की बात करें तो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में जा रही हैं विद्युत बल रेखाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उसी दिशा में है एरिया वेक्टर। तो कोण का मान कितना होगा? थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे ये ई वेक्टर है और ये है डी ए वेक्टर, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में एरिया वेक्टर, तो थीटा इक्वल कितना? 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम मान रख दें, तब ये हो जाएगा इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से इस प्लस क्यू आवेश से जैसे विद्युत बल रेखा निकलेगी तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उसी दिशा में उस पर खींचा गया अभिलंब है। तो यहाँ पे क्या लिखें? सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस और फिर 0 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इस डायरेक्शन में और उस पर एरिया वेक्टर खींचा गया है अभी लंबवत ऊपर की ओर, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तब इसको लिख सकते हैं EDA cos 90। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये है और उस पर जो अभिलंब खींचा है, एरिया वेक्टर जो खींचा है वो खींचा है थीटा इक्वल 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बचा सरफेस इंटीग्रेशन EDA। ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है? 1, तो EDA प्लस यहाँ पे कितना बचा? सरफेस इंटीग्रेशन EDA cos 0 का मान 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए कितना है? cos 90। सो cos 90 इक्वल होता है 0, तो जब ये 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन के जो वक्राकार पृष्ठ है उस वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो हो जाएगा 0। अब आगे देखिए, फाई ई इक्वल, यहाँ से ई कांस्टेंट है क्योंकि विद्युत क्षेत्र है एक समान, कांस्टेंट है, तो ई को बाहर कर देते हैं समाकलन के, तो ये पृष्ठीय समाकलन के बाहर कर दिया ई को और यहाँ बचा DA प्लस यहाँ पे भी ई को बाहर करेंगे, यहाँ बचेगा सरफेस इंटीग्रेशन DA। अब देखिए DA का मतलब क्या है? अल्प पृष्ठ, और जब उसका पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा तो पूरा क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए E और सरफेस इंटीग्रेशन DA का मान हो जाएगा A प्लस E और यहाँ पर DA मतलब अल्प क्षेत्रफल, समाकलन हो गया उसका, पृष्ठीय समाकलन हो गया तो पूरा क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख दिया A, तो EA और EA जुड़ के हो जाएगा 2EA। तो ये क्या निकला? गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब लगाते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इतना फ्लक्स निकला और इतना फ्लक्स होगा गॉस की प्रमेय के अनुसार। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से ये फाई ई का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल 2EA। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 2A और एप्सिलॉन 0। इसको देते हैं समीकरण 3। अब देखिए, डेरिवेशन की जब हमने शुरुआत करी थी तो वहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व पड़ा था, और आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो सूत्र पड़ा था वो पड़ा था सिग्मा इक्वल होता है कितना? Q अपॉन A। तो यहाँ पे Q के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा सिग्मा और A, तब ये हो जाएगा E इक्वल Q का मान सिग्मा A अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। यहाँ से A से A को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो यह एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए अनंत का मतलब और समझ लीजिए आप। अनंत का मतलब होता है, देखिए जैसे यहाँ पे हमने आवेश की एक अनंत समतल चादर ली है, तो अनंत का मतलब ये नहीं कि ये अनंत तक फैली है। इसका मतलब ये है कि इसके जिस बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है उस दूरी की तुलना में इस चादर का जो आकार है वो अनंत है। देखिए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक हाथी है और उस हाथी के सामने एक छोटी सी चींटी है, तो उस चींटी के लिए उस हाथी का जो आकार है वो तो अनंत कहलाएगा ना, क्योंकि वो तो ये समझेगी कि इतनी दुनिया है। वो तो हाथी का एक छोटा सा हिस्सा देख पाएगी, पूरा तो देख नहीं पाएगी, तो वो उसके लिए कैसा आकार हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है उस दूरी की तुलना में इस आवेशित चादर का जो आकार है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं
एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।